हेलो दोस्तों, मैं नीतीश आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं मनविता एकेडमी पर। तो हम लोग शुरू करेंगे पूर्वावलोकन श्रृंखला, जो इतिहास का है, भारतीय इतिहास का, उसी को हम लोग शुरू करेंगे आज से। पूर्वावलोकन का जो श्रृंखला है ना, उसी से हम लोग शुरू करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जितना भी आप लेके चलिए, जितना भी एग्जाम होता है, जैसे यूपीएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए, चाहे यूपीपीसीएस ले लीजिए, चाहे पीसीएस का लमसम जो एग्जाम में जो एग्जाम होता है पीसीएस का, वो जो एग्जाम में पूछा जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन इसी से रहता है, आधुनिक भारत से ही रहता है। ज्यादातर आपको क्वेश्चन किससे देखने को मिलेंगे? आधुनिक भारत से क्वेश्चन ही आपको पूछा जाएगा। मिडिएवल से आपका 2 या 3 क्वेश्चन, एंशिएंट से 2 या 3 क्वेश्चन ही रहता है, बाकी ज्यादातर क्वेश्चन आपका किससे रहेगा? आधुनिक भारत से रहेगा। तो वही हम लोग जो पूर्वावलोकन का जो है, या पूर्वावलोकन का, इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, ना कि सब्जेक्टिव के तौर पर देखेंगे। ओनली बाई क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन से ही हम लोग क्वेश्चन करते चलेंगे। क्वेश्चन जस्ट लाइक अभी बीपीएससी एग्जाम 13 दिसंबर को है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हेजिटेशन भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, पहला चैप्टर शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का जो पहला चैप्टर है, उसी को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा काली कट पर किस वर्ष भारत आया था? तो वास्को डी गामा, अभी हम 2000 शायद दिसंबर था या जनवरी, दिसंबर ही होगा, 2023 का जो दिसंबर में दरोगा का एग्जाम हुआ था, दरोगा का हमारा दरभंगा में हुआ था। यही क्वेश्चन आ गया था कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पहुंचा था, या वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। अब वहां डेट के साथ शायद था, कुछ डेट था 1498 था। अब हम उसमें कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किए थे। यदि क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करे हुए रहेगा तो डेट भी आपको फिक्स याद रहेगा, बट अंत में हमने सही या गलत करके आ गया था। मतलब डेट के अनुसार हम कंफ्यूज हो गए। यदि 1498 रहता था तो सही था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था, जिसको जानो रिंग ने क्या किया था, स्वागत किया था। ये कालीकट वास्को डी गामा भारत के से कैसे आया था? तो अफ्रीका में किसको भारतीय व्यापारी मिला? कौन मिला? वही पूछा जाता है, भारतीय व्यापारी का क्या नाम था? अफ्रीका में जो मिला था इसको भारतीय व्यापारी, उसका नाम था अब्दुल माजिद। क्या नाम था? अब्दुल मजीद या माजिद था, अब्दुल माजिद या मजीद था। उसी ने इसको वहां से अफ्रीका के साथ हो गया, और साथ ही इसको कालीकट बंदरगाह पर लेकर चलाया। तो ही 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत कालीकट बंदरगाह पर आया था। इसका सही उत्तर बी होगा। ये भी पूछा जाएगा कि किस भारतीय के साथ पूछा जाता भी है, अब्दुल माजिद या माजिद था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कह रहा है, देखिए कि निम्न में से कौन सा नीला जल योजना, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी बोला जाता है, ब्लू वाटर पॉलिसी जो नीति को लाया था, वह कौन फ्रांसीसी गवर्नर था? जो फ्रांसीसी गवर्नर था, तो अल्मीडा, डुप्ले, अल्बुकर्क या रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव तो विदेशी था, ये था फ्रांसीसी गवर्नर। डुप्ले भी फ्रांसीसी था, अल्मीडा भी फ्रांसीसी था। ये तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा अल्मीडा होगा। क्या था? अल्मीडा जो था, जो वाटर ब्लू पॉलिसी की नीला जल योजना को लाया था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? डच के, डच लिखा गया, डच। तो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे, कौन थे? डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज या पुर्तगाली। तो कौन थे मध्यकाल में जो सर्वप्रथम भारत से व्यापार करने में संबंध स्थापित किसके साथ था? पुर्तगाली के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी। ये पूछा गया, देखिए
यूपीपीसीएस की पीढ़ी में पूछा गया 1990 में, यूपीपीसीएस की पीढ़ी में 93 में, फिर 2000, फिर 2007, फिर 2004, मतलब यूपीपीसीएस में पूछा गया है। कितना बार? पीढ़ी में 3 बार, मेंस में 1 बार, एसपीएल क्या होता है उसमें भी ये पूछा 1 बार गया है। तो पहले जो यूपीपीसीएस के साथ अभी भी मेंस भी सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव ही होता है। मैंने यूपीपीसीएस 1 बार दिया था, सिर्फ पीढ़ी दिया था, तो इसका 3 बार 4 बार पूछा गया कहाँ? यूपीपीसीएस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? वही है 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत कौन आया था? प्रथम वायसराय पुर्तगाली उपनिवेश का, जो पुर्तगाली थे, जो अंग्रेजों से पहले यहाँ पर एस्टेब्लिश भी हो गए थे, अच्छा खासा उन्होंने उपनिवेश भी बना लिया था, मतलब फैक्ट्री उक्ट्री खोल लिया था, अपना वर्चस्व जमा लिया था। तभी तो वह 1611 ईस्वी में 1611 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने नहीं दिया था। तो उसका एक गवर्नर था, उस गवर्नर का नाम ही भूल जाते हैं, वेस्ट, हाँ शायद वेस्ट था, वेस्ट एक गवर्नर था। उसने 1611 ईस्वी में इसका एकाधिकार को समाप्त करके फिर 1612 ईस्वी में जहांगीर ने शाही फरमान दिया, तो 1612 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री क्या किया? खोला। कितना में? 1612 ईस्वी में जहांगीर के शाही फरमान के बाद 1612 ईस्वी में शाही फैक्ट्री सूरत में अपना पहला फैक्ट्री खोला। कौन? ब्रिटिश। इसका जो उत्तर कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर क्या होगा? अल्मीडा। कौन था? अल्मीडा जो था पुर्तगालियों का उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए, इससे जितना भी मेरे पहला चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को आज मैंने उठा लिया। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकाट में स्वागत किया था? निम्नलिखित में से किसको या किसने क्या था? किसने वास्को डी गामा का कालीकाट में स्वागत किया था? गैस पर कोरिया, जैमोलिन, अल्बर्ट या डॉन अल्मेर। इसमें जो स्वागत करने वाला था वास्को डी गामा का, यह जमोरिन था। किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने कालीकट बंदरगाह पर 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा का स्वागत किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर, जानते हैं कूट वाला क्वेश्चन बहुत देरी लगता है बनाने में, हम बना रहे थे बहुत देरी इसमें लगे। इसके बाद यदि हम ये नहीं बनाते तो 4-5 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को देखिए या को सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कह रहा वास्को दा गामा, कोलंबस, कैप्टन कुक या तस्मान। तो वास्को डी गामा कहां पर? कहां के था वास्को डी गामा? स्पेन या पुर्तगाल? कहां के? वास्को डी गामा पुर्तगाल। कोलंबस कहां का था? कोलंबस भाई साहब स्पेन के थे। कैप्टन कुक कहां का था? हॉलैंड के था। और तस्मान कहां का था? ग्रेट ब्रिटेन का था। कहां का था? ग्रेट ब्रिटेन, यानी इसका जो आंसर होगा बी होगा। वास्को डी गामा कहां का था? पुर्तगाल का था। कोलंबस स्पेन का था। कैप्टन कुक हॉलैंड और तस्मान ग्रेट ब्रिटेन का था, यानी ग्रेट ब्रिटेन इंग्लैंड का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में जो पुर्तगाली शक्ति का बोला जाता है, वास्तविक जो इसका संस्थापक कौन था? यदि आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किससे माना जाएगा, तो वास्तविक संस्थापक, देखिए वास्तविक संस्थापक कोई और होता है और संस्थापक कोई और होता है। यदि पूछा जाएगा कि मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है, तो मुगल वंश का जो वास्तविक रियलिटी संस्थापक जो था वह अकबर था, न कि बाबर था। बाबर जो था ये मुगल वंश का संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक हम लोग लेंगे तो अकबर के लेंगे। अकबर ने पूरे मतलब वो अपना से मतलब साम्राज्यवाद की नीति से भारत में
कि सभी जगहों पर उसने जीतने का काम किया, साम्राज्यवाद की नीति से, शादी की नीति से और किसी तरह से करके वह भारत को एक मुगल वंश के अंदर लाने का काम किया। तो वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर था। तो वही पूछ रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसका जो उत्तर होगा वह अल्बुकर्क होगा, अल्बुकर्क। इसका सही उत्तर अल्बुकर्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। अभी भी पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, मुंह फरा हुआ एकदम पूरा का पूरा, ठोर ही फरा हुआ एकदम अंदर से फरा हुआ है। तो बोल रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, मतलब पूछ रहा है कि भारत की यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो यूरोपीय जब प्रवेश किए थे उसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। दूसरा यह है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी को 1633 ईस्वी में पहला कारखाना लगाया गया। या डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा किया था। ये तीनों जो है गलत है, ये सही है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। सबसे अंत तक पुर्तगालियों ने ही गोवा पर कब्जा किए हुए रखा। कभी हमारा देश आजाद होने के बाद भी ये लोग गोवा पर रहे थे, फिर ये चले गए थे। तो इसका सही उत्तर कौन होगा? पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। कह रहा कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? मतलब पुर्तगालियों ने प्रथम बार निम्नलिखित में से किस स्थान पर, भारत के किस स्थान पर अपना दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग कहने का मतलब घेराबंदी का निर्माण किया था। मनु जो राज होता है उस राज को दुर्ग बिना, तो जो पलासी का युद्ध हुआ था वह युद्ध क्या हुआ था? दुर्ग के कारण तो हुआ। तो अहमद जो नवाब से बिना आज्ञा लिए हुए उसने दुर्ग का निर्माण कर लिया था अंग्रेजों ने, और वो जानबूझकर किया था कि नवाब हमें छेड़े और फिर हम नवाब के युद्ध के लिए उसका आया था, इसलिए किया था। फिर पलासी का युद्ध में नवाब को मार दिया गया था। तो वही बोल रहा है दुर्ग का निर्माण कब हुआ था और कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर जो होगा कोचीन में किया गया था। कहाँ पर दुर्ग का निर्माण किया गया था बाबू? कोचीन में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ गया? 10 से 12 छोड़ दिया जी, 11 छोड़ दिया लगता है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी वह थी, क्या थी? तो हुगली में इसका जो फैक्ट्री था क्या था? स्थापित किया गया था। वह फैक्ट्री कहाँ थी? हुगली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है बाबू? ये कह रहा कि पांडिचेरी जो वर्तमान में पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे। चलिए, पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाल थे, सही है। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अच्छे, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। चलिए ठीक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका जो सही कथन है यही सही होगा आपका कि पांडिचेरी पर कब्जा करने वाले पहली यूरोपीय शक्ति कौन थे? पुर्तगाली ही थी। ये दोनों बाद में अति हुए थे, क्योंकि पहला जो शक्ति जो था पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला वह कौन था? पुर्तगाली ही थे। इसका सही उत्तर कौन होगा? केवल 1 इसका सही उत्तर होगा, केवल 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? मतलब हुगली नदी को बंगाल की खाड़ी में समुद्र में लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो वह अड्डा जो बनाया था पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। इसको बाद में शाहजहां ने भी इसको रोका था। औरंगजेब ने इसको मतलब औरंगजेब इसको क्या कर दिया था? इसके लिए औरंगजेब ने युद्ध करके इसको समाप्त किया था। तो समुद्री लूटपाट किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने बनाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? इसका भी होगा यही सी होगा, पुर्तगाली ही करता था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती होती, हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कलकत्ता का संस्थापक था? मुझे बोल रहा है कि कलकत्ता नगर का संस्थापक किसको माना जाता है? तो जॉब चार्नक को कलकत्ता का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। जॉब चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहा कि कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया था? तो इसका यही उत्तर होगा, जॉब चार्नक ने कलकत्ता को बसाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा बाबू कि निम्न में किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? यदि पूछा जाएगा कि भारत में नगर निगम कब स्थापित किया गया था और सबसे पहले कहां स्थापित किया गया, वो पूछ रहा है। इसलिए नहीं पूछ रहा है कि भारत में सबसे पहले नगर निगम का जो स्थापना हुआ था वह किस महानगर, किस शहर में हुआ था? तो कलकत्ता नहीं, बॉम्बे नहीं, मद्रास। हाँ, कहां पर? मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 को, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। क्या कह रहा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन किन लोगों ने आरंभ किया था? उन्होंने बोल रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया था? किन लोगों ने? इसका सही उत्तर होगा वह फ्रेंच होगा। फ्रेंच ने भारत के साथ संयुक्त पूंजी कंपनी का आरंभ किया था। किसने? फ्रेंच ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? देखिए कि निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन एक सही है? तो निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन एक सही है? जो कथन सही है उस पर हम लोग क्या करेंगे? विचार करेंगे, फिर उत्तर देंगे। कह रहा है कि आधुनिक कोच्चि जो भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश का था। मैंने बोल रहा है कि जो अभी जो कोचीन या कोच्चि है वह भारत की स्वतंत्रता तक किसके उपनिवेश था? डच का था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। वो बोल रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों का हराकर आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। सी, आधुनिक कोच्चि पहले से डच उपनिवेश था। बोल रहा है आधुनिक कोच्चि पहले से ही डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। मतलब जो आधुनिक कोच्चि जो था उस पर पहले से ही डचों का भी अधिकार था, लेकिन बाद में उस पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा यही होगा कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। इसका सही उत्तर बी हुआ कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने क्या किया? फोर्ट विलियम की स्थापना किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज क्या था? पहला है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ये भी मान सकते हैं, या कंपनी की सेना, जो अच्छा होगा जो बेस्ट होगा उसको आंसर देंगे। कंपनी सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला, भी ठीक है, तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, चलिए ये भी ठीक है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता का भावना का अभाव, ये भी ठीक है, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, या उपयुक्त में से तीनों। ये क्या होगा? डी इसका सही, ए भी सही, ए भी सही, ए भी सही। मतलब तीनों बात जो है भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी सही है, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ये भी सही है। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें पैसा देता, अच्छा वेतन देता, वह उसके लिए मरने के लिए तैयार हो जाते थे। मैंने बोला जा रहा था, जो बताए थे हम आपको कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो 1857 के विद्रोह में पूंजीपति, साहूकार, शिक्षित वर्ग,
जमींदार, होलकर, भाई साहब सिंधिया, ये सब और ऐसे ऐसे बहुत थे, ये तो कम ही लिखे। ये सबों ने क्या किया था, 1857 के विद्रोह में सभी ने अंग्रेजों का क्या दिया था, साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। कैनिंग कहता है कि यदि इन लोग ने हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम लोग तूफान की तरह उस बाढ़ में कैसे बह जाते जिसका कोई ठीक नहीं था। ये लोग क्या किए, बांध की तरह काम किए थे, ऐसा भाई बांध की तरह काम किए थे 1857 के विद्रोह में। यदि ये लोग शिक्षित वर्ग लोग तो क्या किया था जानते हैं, इसके लिए सभा किया बंबई में, अंग्रेजों के समर्थन के लिए क्या किया, सभाएं किया और सबको समर्थित मतलब जोर शोर से कहा कि हम लोग अंग्रेजों का विरोध नहीं करेंगे, अंग्रेजों का समर्थन करेंगे। सिंधिया उंधिया लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों को विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाया और अपना सेना भेजा था लड़ने के लिए 1857 के विद्रोह में। ये लोग अंग्रेजों के साथ दिए थे। यदि अंग्रेजों के साथ ये लोग 1857 के विद्रोह में नहीं देते तो हमारा देश 1857 में ही क्या हो जाता, आजाद हो जाता। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा, 3 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था, किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ था। लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ऑस्ट्रेड कंपनी। तो सबसे पहले जो प्राप्त हुआ था वह लिवेंट कंपनी को ही सबसे ज्यादा पहले अधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा यदि कोई कंपनी फेमस हुआ था तो वह ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हुआ था, फेमस हुआ था। इसको एक अधिकार प्राप्त किया गया था और इसके पास एक सेना हो गया था। लेकिन जब वहां के राजा को, महारानी को लगा कि इसका वर्चस्व बढ़ रहा है तो फिर इसके खिलाफ उन्होंने कदम उठाया, एक्ट लाया। तो सबसे ज्यादा फेमस होने वाला कंपनी कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके पास एक अपना सेना भी हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है देखिए तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था। जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का गठन का समय था तो उस समय भारत का बादशाह कौन था। तो उस समय जो भारत का बादशाह था वह अकबर था, न कि जहांगीर या शाहजहां औरंगजेब। जब एक सर थॉमस रो या हॉकिंस जब वहां से एक पत्र लेके चलता है तो अकबर के नाम पे लेके चलता है, लेकिन वो आते आते 1602 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो जब यहाँ आता है तो जहांगीर क्या रहता है, शहंशाह रहता है या बादशाह रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिए तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो किस ईस्ट इंडिया, मतलब इसका सही उत्तर होगा बी, जहांगीर के काल में 1612 ईस्वी में सूरत में क्या था, फैक्ट्री खोला था 1612 ईस्वी में। और वह राजा कौन था, जहांगीर था। शाही फरमान के अनुसार खोला गया था। पुर्तगाली नहीं खोलने दे रहे थे, लेकिन उसका एक गवर्नर बेस्ट ने 1611 ईस्वी में उसका एक अधिकार को समाप्त किया। फिर जहांगीर के शाही फरमान के बाद वहां पर 1612 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री खोला। फिर बुरहानपुर, अहमदाबाद, फिर अजमेर, आगरा, ये जगह ये सगरों कंपनियां खोली गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा, यहाँ 1613 दे रहा है, वहां 1612, इसका सही उत्तर होगा 1613 ईस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ईस्वी का लग रहा है, यहाँ 12 होना चाहिए था, यहाँ मैंने पढ़ा। तो चलिए ठीक है, कहां पर, सूरत में पहली फैक्ट्री लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखेंगे। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित था या थे। मतलब चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना था या थे। इसका सही उत्तर होगा भरूच में, यानी केवल एक भरूच में ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कारखाने थे, न कि चिकागोल या त्रिचनालोपोली में। तो कहां पर, भरूच में ही इसका
कारखाना था ईस्ट इंडिया कंपनी के 17वीं शताब्दी के समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो प्रथम फैक्ट्री स्थापित किया गया था कहां पर, सूरत में। जहांगीर के शाही फरमान के बाद सूरत में प्रथम फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों के स्वापल्ली के स्थान पर हराया था। तो कौन था वह भाई साहब थॉमस बेस्ट। इसी ने 1611 ईस्वी में क्या किया था, पुर्तगालियों को एकाधिकार को समाप्त किया था। और 1612 ईस्वी में सूरत में पहली फैक्ट्री खुला था। सूरत में पहली फैक्ट्री खुला था। एक बार मैं कन्फर्म हूँ, मैं 1612 और 13 बोल रहा हूँ, मैं कन्फर्म बोल रहा हूँ। सोलह 1612 नहीं 13 ही होगा। 16 जनवरी डेट है, 16 जनवरी। हाँ वही है, कितना यही है 1613 भारत 11 जनवरी। हाँ 11 जनवरी को कब 1613। मैंने एक जगह पढ़ा तो 12 याद आ रहा था कब। तो यही थॉमस बेस्ट ने शाही फरमान 1612 में दिया था, फिर 13 में लाया शायद कंपनी को। 1611 ईस्वी में थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को हराया और एकाधिकार को समाप्त किया था इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। तो पहला फैक्ट्री कब खुला था, 1613 ईस्वी में खुला था, ना कि 12 ईस्वी में खुला था। मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन बताया होगा, जहाँ पर मैं 1612 बोल रहा था, 1612 बोल रहा था। क्या है कि भरूच भारत में। हाँ 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी, तो सूरत में खोला था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 कौन देख रहे थे, ईस्ट इंडिया की प्रथम फैक्ट्री फिर क्या था, थॉमस बेस्ट। हाँ यही देख रहे थे, थॉमस बेस्ट ने स्वापल्ली में इसको हराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 29 को देखते हैं। 29 क्या कह रहा कि निम्नलिखित में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया था। करा डच, फिर बोला फ्रांसीसी, फिर बोला अंग्रेज या पुर्तगालियों ने। तो पहला फैक्ट्री कब कौन किया था, तो कौन किया था, अंग्रेजों ने शुरू किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 30 करा कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति दिया था। यह अनुमति किसने दिया था, यह अनुमति जहांगीर ने दिया था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में दिया था, शाही फरमान के अनुसार जहांगीर ने 1613 ईस्वी में किसको दिया था, ब्रिटिश को दिया था। और वह जगह क्या था, तो वह जगह सूरत था। ये आईएएस के प्री के 2006 में पूछा गया जाने वाला ये प्रश्न है कि वर्ष 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो अनुमति कहां मिली थी, सूरत में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा बाबू, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी। वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां था, तो वह जब शुरू में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मतलब जो प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी था वह कहां पर था, तो वह सूरत में था, न कि मद्रास जो बंगाल में था। कहां पर था, सूरत में ही हुआ था। जब इसका धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ने लगा तो बंगाल और मद्रास और बॉम्बे होने लगा, जो शुरू में था वह वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां था, सूरत में ही था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई
किसने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? मनु बोल रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। शायद यह जब हम बीएल ग्लोबल पढ़ रहे थे तो बीएल ग्लोबल में जो पुर्तगाली जो था, और ये मद्रास शायद विवाह में किसी यहाँ के राजा को, राजकुमार को दिया गया था। फ्रांस के राजकुमारी और ब्रिटिश के राजकुमार के बीच, दोनों के बीच शादी हुआ था। तो उसी में शायद इसके तिलक में, मतलब ब्रिटिश राजकुमार के तिलक में, दहेज में इसको बम्बई को क्या किया गया था? बम्बई को दिया गया था। बम्बई को दिया गया था इस लोग को शादी में, ब्रिटिश प्रिंस के शादी में दिया गया था। और पुर्तगाली की राजकुमारी थी, तो क्या दिया गया था? पुर्तगालियों को से लिया गया था बम्बई शहर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आया, धीरे धीरे उसका वर्चस्व बढ़ता गया। जब वर्चस्व बढ़ता गया तो साम्राज्यवाद की नीति अपनाने लगा। धीरे धीरे वो अपने राज्यों में, भारत के राज्यों पर कब्जा करने लगा। मुगल वंश का पतन हो गया, उसका भी उन्होंने दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर लिया था। शाह आलम द्वितीय को अंधा बनाकर उसके दोनों बेटों को पेंशन पर रख दिया था। अंत में शाह आलम के दोनों बेटों को, बहादुर शाह द्वितीय, अकबर द्वितीय को उसने पेंशन भोगी बना दिया था। 1664 में 1800 कुछ ईस्वी में लगता है 9 ईस्वी में उसे अंधा बनाकर उनके, फिर 1810 या 9 में लाल किला पर उसने कब्जा करके उसे 9 में अंधा बना दिया। उसका दो बेटा अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय को पेंशन भोगी बना दिया था। तो ही बोला जा रहा है कि किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था? तो वह जो अधिकार हुआ था प्रयागराज के 1797 ईस्वी में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है बाबू? क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? मैंने बोल रहा कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? औरंगजेब ने किस, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की किस गवर्नर को भारत से निकाल दिया था? तो वह जो गवर्नर जनरल था सर जॉन चाइल्ड था। क्या था? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी से, उसको गवर्नर से निकाल दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? निम्नलिखित में प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण माना जाता है? मतलब जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या माना जाता है? इसका सही जो उत्तर होगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियो जहाजों का अधिग्रहण किया गया था। क्या? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण कर लिया गया था, ना कि कर्नाटक की राजगद्दी का मसला। ये जो ऑस्ट्रिया का जो राजगद्दी का जंग था, इन दोनों के बीच यूरोप में युद्ध चल रहा था। इन दोनों के बीच यूरोप में युद्ध तो जारी था, युद्ध जारी था। लेकिन यहाँ जो मेन जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, फ्रांसीसी के जहाजों का अधिग्रहण कारण हुआ था। लेकिन जैसे ही ये युद्ध समाप्त होता है, जब समाप्त होता है ना, वैसे ही भारत में कर्नाटक युद्ध क्या हो जाता है? कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। भारत में कर्नाटक युद्ध क्या होता है? समाप्त हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा? क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि कर्नाटक युद्ध किन मध्य लड़ा गया था? किसके बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच ही कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। लेकिन इसमें एक अनवर उद्दीन करके नवाब था जो फ्रांसीसियों से लड़ने गया था। लेकिन इसका एक गवर्नर था जो पैराडाइज था। वह 10,000 सेना लेकर नवाब लड़ने गया फ्रांसीसी पर। इसके कहने पर शायद फ्रांसीसियों पर हमला किया। तो कहाँ के लिए जी? हाँ, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला कारण। लेकिन पैराडाइज ने उसको क्या किया? अनवरुद्दीन को हरा दिया था, सेना को। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच यह युद्ध हुआ था। इसका उत्तर ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। ये बनाने में जानते हैं बहुत देरी लगता है यार।
करा सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग सही करिए। अब बोल रहा है क्या, देखिए बोल रहा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध तो किसके साथ हुआ था, एक्सलाक सापेल चैपेल में सापेल सापेल की संधि से हुआ था। फिर तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध क्या हुआ था, पेरिस के संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक रहा और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में हैदर अली ने ब्रिटिश को क्या किया था, हरा दिया था। इसमें हैदर अली बहुत तेज था, जो टीपू सुल्तान का पिता जो था ना, हैदर अली उस समय बहुत मतलब एक हैदर अली शुरुआती से राजा नहीं था, वह क्या था, श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर के जो राजा थे उसके यहाँ शायद घुड़सवारी या मंत्री था, लेकिन अपनी चालाकता के कारण वहां गोबर सुल्तान बन बैठा, राजा बन बैठा। तो उसने प्रथम जो मैसूर का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हैदर अली ने क्या किया कि मराठा को मिला लिया था और इसने निजाम को भी मिला लिया था। दोनों को मिलाकर इसने बोला कि भाई यदि तुम्हारा एरिया दे देंगे जब जीतेंगे और तुम जीत हम जीत गए तो तीनों मिलकर अपना अपना एरिया क्या कर लेंगे, बांट लेंगे। तो मराठा भी अपने जगह शांत रह गया, निजाम भी अपने जगह शांत रह गया, जहां तक कि इन दोनों ने इसका सहायता किया था हैदर अली का। इस कारण से प्रथम मैसूर युद्ध को जीतने में कौन सफल रहा था, हैदर अली ब्रिटिश से। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मैंने बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पहला, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 1763, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी। इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52 में नहीं हुआ था। यही इसका सही उत्तर होगा, कौन, बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या करा भाई, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 39 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजवंशों से झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। मैंने बोल रहा है कि कौन सा प्रथम यूरोपीय क्या था, व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र को अर्जित करने के लिए भारतीय राज्यों से झगड़ा लेने के लिए मूल किया था। मतलब पहला जो यूरोपीय था जो भारतीय राजाओं से भू क्षेत्र हड़पने के लिए साम्राज्यवाद की नीति को अपनाने के लिए, वह कौन व्यक्ति था जिसने झगड़ों को भाग लेने का लिया था। तो वह जो व्यक्ति था डुप्ले था, वह फ्रांसीसी का क्या था, गवर्नर था। डुप्ले के बारे में बोला जाता है कि डुप्ले ऐसा व्यक्ति था जो बहुत तेज व्यक्ति था, वह अपने समय से पहले सोचता था, लेकिन आपसी मतभेद के कारण मतलब आपसी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में डुप्ले क्या हो गया, पिसा गया। और डुप्ले को वापस कहां पर, अंग्रेज को लगा कि यदि डुप्ले यहाँ भारत में रह जाता है तो हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, बहुत घाटा होगा। तो उन्होंने कोई लगता समझौता किया, उस कारण उन्होंने बोला कि आप डुप्ले को फ्रांस बुला लो, क्योंकि फ्रांसीसियों ने नहीं सोचा और डुप्ले को क्या कर लिया, फ्रांस बुला लिए। जिस कारण से वह फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों से पीछे होने का और पतन का कारण हमें डुप्ले ही लगता है, क्योंकि यदि डुप्ले भारत में और समय तक रह जाता तो फ्रांसीसियों का भविष्य कुछ और अच्छा होता। लेकिन अंग्रेज को यह बात पता चल गया था, यदि डुप्ले भारत में कुछ दिनों तक टिकता है तो फ्रांसीसियों को यह क्या कर लेगा, मजबूत कर लेगा। इसीलिए जो लोग के बीच समझौता हुआ था तो उसमें बोला गया कि आप डुप्ले को अपने देश बुला लीजिए। फ्रांसीसी कुछ समझे और सोचे नहीं, डुप्ले को क्या बोला, वो अपने देश बुला लिए थे। इसी ने सबसे पहले जो नीति अपनाया था, हड़प तड़प का नीति, साम्राज्यवाद की नीति, क्षेत्र वाला नीति, जो सेना रखने वाला नीति, सब डुप्ले ने ही किया था। फिर बाद में क्लाइव वारन हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस से सब किए थे, सभी चीज डुप्ले सिखा कर गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। कह रहा भारत में महारत लिखा है, देखो ना, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों पर कहां लगाया था। अब पूछ रहा है फ्रांसीसियों के बारे में, बोल रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना निम्न स्थानों में से कहां लगाया था। इसका सही उत्तर होगा
काराकोचिन, बोलीकाट या कासिम बाजार। इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? सूरत में ही फ्रांसीसियों ने अपना पहला फैक्ट्री लगाया था। चलिए अभी जो लक्ष्मीपति जो साड़ी आता है ना वह शायद सूरत से ही आता है, गुजरात सूरत से ही लक्ष्मीपति साड़ी जो आता है गुजरात सूरत से ही आता है। अभी बिहार में सबसे ज्यादा यदि औरतों का पसंद का साड़ी है ना नॉर्मल, तो साड़ी क्या लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति साड़ी का जो दाम होता है वह लगता है शायद 800 या 1000 रुपया से शुरू होता है, 800 या 1000 रुपये से। तो जो साड़ी जाती है शायद 10,000 20,000 तक भी जाता है वो साड़ी, 10-20 हजार तक उसका रेट जाता है। और बहुत फेमस साड़ी है बिहार की जो महिलाओं के लिए, लक्ष्मीपति का नाम बहुत फेमस है। हमारे एरिया में तो बहुत फेमस एक दुकान है उसमें मतलब आप लक्ष्मीपति के, मैं जहां तक देखा हूँ 2-3 को मैं टाउन गया हूँ, तो उसके यहाँ मतलब जो लक्ष्मीपति का कलेक्शन रखता है और कोई नहीं रखता जितना वो कलेक्शन रखता है। तो लक्ष्मीपति अभी बहुत ज्यादा फेमस है। तो अंग्रेज भी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किए थे? ब्रिटिश भी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर लगाए थे? ब्रिटिश अपना पहला फैक्ट्री तो सूरत में लगाए थे। सूरत में हम बार 1612 बोलते थे, नहीं 1613 ईस्वी 11 जनवरी। कितना? 1613 ईस्वी 11 जनवरी। और फ्रांसीसी भी अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में ही लगाए थे। तो ये दोनों याद रखिएगा कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ पर? सूरत में ही स्थापित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 को देखेंगे। 42 क्या कर रहा है बाबू कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? मनु बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जा सकता है? तो कॉर्डवाल्ट को भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा कि बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो डचों ने कौन सी कारखाना स्थापित किया था? तो बोल रहा कि बंदेल या हुगली या चिनसुरा या श्रीरामपुर। इसका सही उत्तर होगा बी और सी दोनों होगा, हुगली और चिनसुरा। इसका ये दोनों सही उत्तर होगा। हुगली और चिनसुरा में वह स्थापित किया था। कौन? बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने? तो हुगली और चिनसुरा में स्थापित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं, 44 को देखते हैं बाबू। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? बोल रहा कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना बिहार में स्थापित किया था? लिट्टी चोखा में। मतलब बिहार में यदि आप आइएगा ना तो सबसे फेमस भोजन जो बोला जाता है लिट्टी चोखा। मतलब लिट्टी जो रहता है आटे में सत्तू को भर के बनाया जाता है, अब बैगन टमाटर और आलू उसमें हल्का सा मिलाया जाता है, चोखा बनाया जाता है। और इतना स्वाद लगेगा, खाइएगा जब बिहार आइएगा तो खाइएगा। यदि पटना जंक्शन आते हैं तो बहुत जगह लिट्टी मिल जाएगा आपको, लेकिन एक पुरानी लिट्टी करके दुकान है उसमें जाके खाइएगा और अच्छा लगेगा। तो कभी बिहार आइए तो खाइए लिट्टी चोखा, बहुत फेमस है। मतलब इसको इंटरनेशनल बोला गया, इसको जीआई टैग भी शायद दिया गया है। बिहार के सिलाव का खाजा है उसको जीआई टैग दिया गया, लीची को जीआई टैग दिया गया है। श्रीराम तिलकुट एक यहाँ गया में भी एक तिलकुट का फेमस दुकान है उसको भी शायद जीआई टैग दिया गया है। गुड़ को दिया गया है जीआई टैग। तो कब खोला गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा 1632 ईस्वी में डच ने पटना में अपना पहला फैक्ट्री लगाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है बाबू कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल हो गए। क्यों? फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल हो गए, क्यों? डुप्लेक्स सक्षम सेनापति नहीं थे, ये गलत है। डुप्लेक्स सक्षम सेनापति था। अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी या भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, ये भी गलत है। और लुचेरिस सामरिक केंद्र था, गलत है। जो इसकी जो सेना जो थी यही सही होगा। अंग्रेजों की फौज की सेना क्या थी? शक्तिशाली थी। और अंग्रेजों की चाल को फ्रांसीसी समझने में क्या हो गए थे?
असफल हो गए थे। फ्रांसीसी और ब्रिटिश यही परिमाद खा गया फ्रांसीसी कि जब ये दोनों समझौता किया तो इसने बोला, ब्रिटिश ने बोला कि तुम अपने गवर्नर जनरल डुप्ले को क्या करो, यहाँ से वापस बुला लो। तो फ्रांसीसी कहा था कि क्यों हम बुला ले, हमारा मर्जी, हमारा गवर्नर जनरल, हम क्यों बुला ले। तो फ्रांसीसी इतना सा बात समझ नहीं पाया और अंग्रेज समझ गया था कि यदि डुप्ले कुछ और दिन तक भारत में रह गया तो वह फ्रांसीसियों को क्या कर लेगा, मजबूत कर लेगा। इसलिए ब्रिटिश ने डुप्ले को क्या कर दिया, ये फ्रांसीसियों से बाहर, उन्होंने बोला तुम अपने देश बुला लो। इसी का शिकार हो जाता है। अभी बोला जाता है ना कि कोई तेज तराक अफसर होता है और नेता का शिकार हो जाता है, अनपढ़ नेता का शिकार हो जाता है और सही से देश को लीड नहीं कर पाता है। तो वही वाला डुप्ले के साथ हुआ था कि ये राजनीति में डुप्ले पिसा गया और आगे चल के किसको भुगतना पड़ा, खामियाजा फ्रांसीसियों को भुगतना पड़ा। तब उस साला को पता चला होगा फ्रांसीसिया को, सर अंग्रेजवा जो किया, जो हम लोग के साथ गलत किया, अंग्रेजवा दूर को सोचा, अब फ्रांसीसिया ना सोचा। उन्होंने सोचा कि चलो डुप्ले को जी करेगा, डुप्ले को बुला के दूसरा को भेज देते हैं। लेकिन डुप्ले ने यहाँ की परिस्थितियों को बहुत अच्छा तरीका से समझ चुका था। यदि डुप्ले और दिन तक रहता तो फ्रांसीसी को बेस्ट बना सकता था। ये बात अंग्रेज को पता हो गया था। तब जब समझौता किया तो बोला भाई तुम डुप्ले को यहाँ से क्या कर लो, तुम अपने देश बुला लो। बस डुप्ले चल गया, फ्रांसीसियों का पतन शुरू हो गया। मैं बोल रहा था किसी घर में कोई लक्ष्मी किसी का पुत्र वही आया, उसके बाद से उसका धन बढ़ना शुरू हो गया। यदि कोई घर में देखिएगा तो कोई एक ही बेटा होगा जिसके कारण से उस घर का क्या होगा, बहुत सारा मान सम्मान होगा, पैसा आएगा। तो उसी तरह से फ्रांसीसियों के पास एक ही आदमी डुप्ले जो था बहुत ज्यादा भारत की परिस्थितियों को समझकर उसने काम करना शुरू किया था। ये बात अंग्रेज को पता था, लेकिन चोट्टा फ्रांसीसिया को पता नहीं था। यदि फ्रांसीसिया को पता होता तो डुप्ले को वापस नहीं बुलाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। क्या किया प्रवेश? अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली। निम्न कूट में से पहला पुर्तगाली किया, फिर दूसरा डच किया, पहला पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज एंड फ्रांसीसी। कौन? अच्छा ये क्रम पूछ रहा है जी। हाँ क्रम पूछ रहा है। फ्रांसीसी पीछे ही आए थे। हाँ फ्रांसीसी पीछे आया था। पानी के पहले आया पुर्तगाली, तो सही है, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आया था। इसका सही उत्तर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देखेंगे। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। इसका उत्तर सही बिहार होगा। कहां से? उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से लोग वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होगा, तो वह कौन था? बिहार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, देखिए तो कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन में हेतु के प्रसिद्ध था? तो इसका उत्तर बिहार होगा। सही होगा, बिहार सही होगा। अब बोला देखिए कैसे हो गया ये, इसका किया ही नहीं। निम्नलिखित यूरोपियों में कौन सा एक स्वतंत्र पूर्वी भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत तक रहा था? सबसे अंत तक कौन रहा था? फ्रांसीसी रहा था सबसे अंत तक। गोवा में भारत स्वतंत्र होने के बाद भी कौन रहा था? फ्रांसीसी रहा सबसे अंत तक। क्वेश्चन नंबर 51 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि निम्नलिखित में से
किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। उन्होंने बोला कि निम्नलिखित स्थानों पर डचों ने कहां पर ये अपना व्यापारिक अड्डा को स्थापित किया था। नागपट्टनम, तिनसुरा, मछलीपट्टनम है, मसूली होता मसूलीपट्टनम, और सूरत, भरूच, आगरा, कोयंटूर, अहमदाबाद, पटना उपयुक्त में से सभी। इसका जो उत्तर होगा सभी डी। सभी जगह इन्होंने डचों ने अपना फैक्ट्री खोला था। इस सभी जगह डचों ने क्या किया था, अपना फैक्ट्री को स्थापित किया था, इसके अड्डे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखें। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहा, देखिए तो बाबू कह रहा कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सही है कौन गलत है। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि का राजस्व का मूल्यांकन सही। युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग या तंबाकू और लाल मिर्ची की खेती। उपयुक्त में से कौन सा कथन अंग्रेजों की भारत को देन थी। अंग्रेजों की कौन सी भारत की देन थी, तो इसका कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहा, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का मांग है जहां सब कुछ ही असंगत है। मनु कह रहा है कि कंपनी के बारे में टिप्पणी किया था किसी ने कि कंपनी एक क्या है, असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का मांग है जहां सब कुछ क्या है, असंगत है। मनु ये बात किसी ने कहा था, सही कहा था। और किसने कहा था भाई, टीवी मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का मांग है जहां सब कुछ क्या है, असंगत है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, टीवी मैकाले। क्वेश्चन नंबर इसी को देखेंगे 54 यानी 54 नंबर क्वेश्चन। एक्सला सपेले 1758 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही और गलत कीजिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति हुई थी एक्सला सपेल की संधि से हुआ था, ना कि और कुछ है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था, अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था इन दोनों संधियों के अनुसार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ए सी 1 और 2। मनु प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी संधि से हुआ था, एक्सला सपेल की संधि से, और अंग्रेजों को मद्रास भी प्राप्त हुआ था इसी संधि के अनुसार, अंग्रेजों को मद्रास भी प्राप्त हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए। अंग्रेज को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति मिला और अंग्रेजों को बेहतर नौसैनिक ताकत था। नीचे दिए गए कूटों को क्या करिए, देखिए नीचे दिए गए कूटों को देखिए, 1 और 2 सही है, दोनों सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय के बाद ढेर सारा परगना मिला, ढेर सारा उसको मीर जाफर ने पैसा दिया, और उसने जैसे ही उसने बंगाल विजय प्राप्त किया 1764 ईस्वी में बक्सर की युद्ध आया, फिर सहायक संधि किया। सहायक संधि करने के बाद उसने शाह आलम द्वितीय को क्या कर दिया, पेंशन भोगी बना दिया, सूरज-उदौला पर और थोप दिया। तो ये सब बंगाल विजय के बाद ये सब हुआ। अंग्रेजों को बहुत सारा मिला, बंगाल विजय के बाद अपार धन मिला, और अंग्रेजों की नौसेना क्या थी, बेहतर थी। इसका जो सही उत्तर है दोनों क्या होगा, सही होगा। चलिए जो इतिहास का मॉडर्न इंडिया का जो पहला चैप्टर था उससे इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग फिर लेकर दूसरे क्वेश्चन, दूसरा जो इसका होगा चैप्टर होगा, उसको हम लोग लेकर आएंगे। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें। फिर हम लोग एक अच्छे वीडियो के साथ ये हिस्ट्री का और मैं पॉलिटी का लेकर आऊंगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी और एक साइंस का, ये तीनों का ही मैं लेकर आऊंगा। भूगोल में जरा सा मैं देख रहा था तो भूगोल को भी लेकर आऊंगा। तो मैं पहले इतना को देख लेता हूँ, और एसपीडी का जो करंट अफेयर है उसका मैं ऑब्जेक्टिव जो होता है ना पीछे वाला 812 या 1000, उसको भी मैं करवाया करूंगा एक दिन पर, उसको भी मैं लाया करूंगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। एसपीडी का करंट अफेयर में जो करंट में चल रहा है उसको मतलब आपको नवंबर तक मैं करवाने वाला हूँ। तो नवंबर तक मैं करवा दूंगा या अक्टूबर तक, तो उसमें भी एसपीडी वाला करंट अफेयर हो जाएगा। और मैं ये करवा दूंगा, मॉडर्न इंडिया करवा दूंगा, राज व्यवस्था में करवा दूंगा, और साइंस का भी पोर्शन मैं 13 दिसंबर तक करवाने के लिए मैं बहुत लमसम हाफ से ज्यादा मैं करवा दूंगा, स्पीडी में खत्म कर दूंगा ये। तो आप लोग चैनल से ज्यादा जुड़िए। क्वेश्चन का प्रैक्टिस होगा, क्वेश्चन रिवाइज किया जाता है, रिपीट किया जाता है, उसके ऑप्शन रिपीट किए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ 20 से 30% भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, रिपीट किया जाता है।
यहाँ तो आदमी के एक क्वेश्चन से आदमी बच्चे का रिजल्ट गिर जाता है। यदि आपका 20 भी क्वेश्चन या 10 भी क्वेश्चन इससे रिपीट हो रहा है तो आपके लिए समझ रहे हैं 2 नंबर या 1 तो आपके लिए फायदा है। 10 नंबर 20 नंबर आपके लिए मायने रखते हैं। 1 नंबर से हम लोग का कट ऑफ छूट जाता है, 20 नंबर 10 नंबर क्या मायने रखते हैं। इससे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और क्या बोले, पर डे आप वीडियो को देखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ नए। हर हर महादेव।